हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो थर्ड चैप्टर है उसी को हम कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने ये देखा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ट्रेड एक्सपेंड करते करते जो बंगाल को है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर दिया था। आज हम ये देखेंगे कैसे ये जो अदर इंडियन स्टेट्स को है पूरी तरह से कंट्रोल में करेंगे। अब ना सिर्फ ये ट्रेड, अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। अब जब इन्होंने बंगाल में पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया था, इन्हें दीवानी राइट मिल चुकी थी। अब मतलब ये जो है टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और इवन जो आर्मी है, पुलिस है और जुडिशल पावर है वो भी अब ये संभाल सकते थे। तो उसी को निज़ामत कहते हैं। तो ये जो दो राइट्स हैं उन्हें मिल चुकी थी और इसी को ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब लगभग जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंपनी के अंडर में आ चुका था। और इवन ये क्या करते थे, जो भी इन्हें रेवेन्यू मिलता था उसी को यूज़ करके ये उन्हीं के जो इंडियन गुड्स हैं उसे ख़रीदते थे और अपने जो गुड्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाते थे। तो इसके चलते क्या हुआ, 1717 में बंगाल में जो है काफ़ी टेरिबल फैमाइन आया जिससे लाखों लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी थी। अब बंगाल के बाद इन्होंने अदर स्टेट्स में ट्राई करने का सोचा। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस के अंडर में, वॉरेन हेस्टिंग जो है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रही, उसके बाद कॉर्नवालिस आए। तो अब इनके अंडर में देखते हैं हम कि इन्होंने क्या किया। अब 1766 में इन्होंने जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उनके साथ अलाइंस फॉर्म करके क्या किया, जो हैदर अली जो मैसूर के थे उन पे अटैक किया। पर हैदर अली जो है उन्हें वेस्टर्न टैक्टिक्स अच्छे से पता थी और इनकी जो आर्मी थी वो भी काफ़ी मॉडर्नाइज थी। तो इसलिए ये ब्रिटिशर्स जो है इनका ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। फिर इन 1775 में इन्होंने क्या किया, मराठास के अगेंस्ट में अटैक किया, वॉर किया, पर ये मराठास कभी कुछ नहीं कर पाए। अब उस टाइम पे मराठास में रघुनाथ राव और माधवराव सेकंड के बीच में स्ट्रगल चल रहा था। तो इन्होंने रघुनाथ राव के साथ अलाइंस करके माधव राव के अगेंस्ट में जो उनके सीएम है नाना फाड़नीस, उनके अगेंस्ट में जो है वॉर किए। पर यहाँ पे मराठास काफ़ी पावरफुल थी, तो इसीलिए जो कंपनी है, ब्रिटिशर्स है, वो उनका कुछ नहीं कर पाई। और इसी जो वॉर को कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, उसके बाद जो मराठा है वो तो इतनी पावरफुल थी कि ब्रिटिशर्स कुछ कर नहीं पाई। तो ब्रिटिशर्स को एक ट्रीटी है जो साइन करनी पड़ी, उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो उन्होंने 1782 में साइन करी और इसमें उन्होंने पीस जो है मेंटेन करने की ट्रीटी रखी। अब ये क्या है कि इन्होंने मराठास के साथ ये बिल्कुल पीसफुली जो है अलाइंस किया इन्होंने, और फिर मराठास का इन्होंने हेल्प ले करके जो हैदर अली के अगेंस्ट में कॉन्टीन्यूस यहाँ पे वॉर किए। तो उसी को जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं। तो इस टाइम पे ब्रिटिशर्स के जो आर्मी थी वो अंडर एयरकूट थी। तो उनके अंडर में जो आर्मी थी उन्होंने जो हैदर अली को डिफीट कर दिया था पोर्ट नोवो में। ठीक है, और इन्होंने अपने मद्रास को सेव कर लिया था। तो हैदर अली की डेथ के बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान संभालते हैं और टीपू सुल्तान को भी अच्छे से जो वेस्टर्न टैक्टिक्स है वो पता होती है और ये जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जीत जाते हैं। पर यहाँ पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान में 1792 में टीपू सुल्तान हार जाते हैं और इन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी जो हाफ टेरिटरीज़ है वो इंग्लिश को देनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जब लॉर्ड वेल्सले आए उनके अंडर में क्या क्या हुआ। अब ये जो है गवर्नर बने 1798 में, और उस टाइम पे जो मैसूर और मराठास थे काफ़ी जो वो डिक्लाइन हो चुके थे, क्योंकि मैसूर में यहाँ पे टीपू सुल्तान जो है वो भी अपना जो हाफ टेरिटरीज़ है वो भी हार चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉर्ड वेल्सले ने क्या किया, एक स्ट्रेटजी बनाई और एक सिस्टम फॉर्म किया, सब्सिडरी अलाइंस। अब इस सब्सिडरी अलाइंस में क्या होता था कि ये रूलर को अब ये जो है एक पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे कि हम तुम्हारी जो है किंगडम है उसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपनी जो आर्मी है वहाँ डिप्लॉय करेंगे तुम्हारे किंगडम में, और बदले में तुम्हें हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी और तुम्हें हमें ब्रिटिश जो रेजिडेंसी है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ जो भी यूरोपियंस हैं मतलब वो रह सके। मतलब यूरोपियंस बोले तो मतलब कंपनी।
तो वहाँ पे कंपनी के जो लोग हैं वो रह सके। और वो जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी ना, वो मतलब उनके अंडर में जो भी काम करेंगे वो एज अ कोर्ट पर्सन होंगे किसके, नवाब के। तो यहाँ से एक तरफ से क्या करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालेंगे, और एक तरह से इन्होंने क्या है कि जो आर्मी भी वो डिप्लॉय कर दी थी रूलर में, रूलर के मतलब जो किंगडम था वहाँ। अब देखिए यहाँ पे जो है इसके रिज़ल्ट्स क्या क्या हुए। रिज़ल्ट्स में ये है कि अब जो जितने भी रूलर्स इसके लिए एग्री करेंगे, इस ट्रीटी के लिए एग्री करेंगे, वो तो अपना राइट खो देंगे सेल्फ डिफेंस का, और वो पूरी तरह कम्प्लीटली डिपेंड हो जाएंगे किसके ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे वो अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो भी नहीं संभाल पाएंगे। अब क्या है कि ये सारा तो जो भी इन्हें करना पड़ता था मतलब ब्रिटिश को पूछ के करना पड़ता था, तो इसीलिए ये कुछ नहीं कर सकते थे। और फॉरेनर्स को भी ये एम्प्लॉय यहाँ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी फॉरेनर्स को लाओगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे कंपनी की। तो यहाँ पे ये रूलर जो भी ये ट्रीटी साइन करेंगे ये कुछ नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे जितने भी जो डिस्प्यूट्स हैं नेबर्स के साथ, जो इनके डिस्प्यूट्स है वो भी सेटल नहीं कर सकते। तो पूरा जो कंट्रोल होगा वो ब्रिटिश के अंडर ही होगा। और यहाँ तक कि इन्हें हाई सब्सिडी जो है पे करनी पड़ती थी। अब वो प्रोटेक्शन कर रहे थे तो बदले में वो यहाँ तक कि हाफ ऑफ टेरिटरीज जो है रूलर अपनी दे देते थे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और जो पुराने जो इंडियन सोल्जर्स थे उस रूलर के अंदर, ऑफिसर्स थे, वो सारे उन्हें क्या है जॉब खो देनी पड़ी, जिस वजह से वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। अब इन्होंने जो फर्स्ट जो सब्सिडियरी ट्रीटी है वो साइन करी निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, हैदराबाद के निज़ाम के साथ 1798 और 1800 में। फिर ये अवध के साथ भी इन्होंने ये ट्रीटी करी 1801 में। पर टीपू सुल्तान यहाँ पे इस जो ट्रीटी के फेवर में नहीं थे, ये जानते थे कि ये एक ट्रैप है, और ये वैसे ऑलरेडी अपना जो है आधा हाफ टेरिटरीज जो है हार चुके थे, तो ये अपनी जो टेरिटरी है वो खोना नहीं चाहते थे। तो 1799 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टीपू सुल्तान पे अटैक किया, और यहीं पे जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुई थी। और लेटर ऑन वो 1799 में उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे उसके बाद जो इनका मैसूर का किंगडम है वो भी एक जो है ब्रिटिशर्स के और उनके अलाई के में डिवाइड हो गया, और यहाँ पे सब्सिडरी अलाइंस भी यहाँ पे फॉलो की गई। और 1801 में इन्होंने क्या किया, कर्नाटक के नवाब को और काफ़ी सारे जो तंजौर है, सूरत है, उनके जो रूलर है उन्हें भी ये ट्रीटी साइन करवाने में मजबूर किया। अब यहाँ पे क्या है, उस टाइम पे जो लगभग जो हमारे एम्पायर्स जो हैं वो बचे थे, जो पेशवा है उस टाइम पे पूना में वो बचे थे, गायकवाड़ जो कि बड़ौदा के थे, सिंधिया ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, और भोंसले नागपुर के। तो ये जो मराठा और यहाँ पे राजपूत जो थोड़े बहुत पावर यहाँ पे बचे हुए थे। पर इनकी प्रॉब्लम क्या थी, ये आपस में ही लड़ रहे थे। अगर ये यूनाइट होकर लड़ते कंपनी के अगेंस्ट में तो शायद ये कुछ कर पाते, बट ये अपना जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पे जो कंपनी है उन्हें फ़ायदा हुआ। 25 अक्टूबर 1802 में होलकर ने क्या किया, पेशवा और सिंधिया को यहाँ पे हरा दिया, ठीक है, होलकर ने। अब यहाँ पे जो पेशवा है वो डर गया, ठीक है, और फिर वो कहाँ, ब्रिटिशर्स से उसने हेल्प मांगी, और फिर बाद में पेशवा बाजीराव ने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रीटी जो है साइन कर ली, सब्सिडरी ट्रीटी, ठीक है। अब यहाँ पे 1803 में जो ब्रिटिश की आर्मी थी उन्होंने सिंधिया और भोंसले को भी यहाँ पे हरा दिया, तो उनके साथ भी इन्होंने ये ट्रीटी कर ली। तो लगभग यहाँ पे सारे जो है उनके अंडर में आ चुके थे, ठीक है। पर यहाँ पे होलकर जो है वो बचे हुए थे, जो इंदौर के थे होलकर, वो यहाँ पे बचे हुए थे, और ये काफ़ी ब्रेवली जो है लड़े। उस टाइम पे जो यशवंत राव थे रूलर होलकर के, वो काफ़ी यहाँ पे लड़े, ठीक है। और उस टाइम पे जो है जो फॉरेन में है नेपोलियन का अटैक हो चुका था यूरोप में, तो फाइनेंशियली यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के पास से इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे वॉर करने के लिए इतना अमाउंट नहीं था, तो इन्होंने ये सोचा कि अब इसे बंद कर दिया जाए, ठीक है।
तो इसीलिए जनवरी 1806 में कंपनी ने एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ रायघाट, ठीक है। उसमें इन्होंने होलकर को अपना लगभग उनका जो ग्रेटर टेरिटरीज का पार्ट है जो उन्होंने एनेक्स कर लिया था वो वापस कर दिया। अब यहाँ पे जो लॉर्ड हेस्टिंग के अंडर में एक्सपेंशन होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है स्टार्ट हो जाती है 1817 में। इसमें क्या करते हैं, होलकर, भोंसले और पेशवा जो है वो एक अलायंस फॉर्म करते हैं, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी उनके ब्रिटिश रेजिडेंसी जो उन्होंने बना रखी थी अपने किंगडम के अंदर, तो उन्हें वो अटैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूना में जो उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी थी वो पेशवा ने अटैक करी, और अप्पा साहिब जो नागपुर के थे उस टाइम पे, जो नागपुर में उनकी ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उन पे उन्होंने अटैक की। होलकर सब्सिडरी जो अलायंस का हिस्सा नहीं थे, इस वजह से वो क्या है वॉर की जो प्रिपरेशन कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश के, ठीक है। पर यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रिटिश जो है वो अलायंस फॉर्म कर देते हैं सिंधिया के साथ, ठीक है। जो सिंधिया जो उस टाइम पे यहाँ पे ग्वालियर के थे, ठीक है। तो उनके साथ ये अलायंस फॉर्म करके होलकर, भोंसले और पेशवा को हरा देते हैं, तीनों हार जाते हैं। तो इस वजह से जो 1818 में लगभग इंडिया की सारी जो स्टेट्स हैं, सिर्फ पंजाब और सिंध को छोड़ करके वो सारे ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो सिंध और पंजाब है वो जो ब्रिटिश है कैसे इन्हें कॉन्क्वेस्ट करेंगे। अब देखो उस टाइम पे 1818 टू 57 के बीच में क्या है कि बाहर भी यहाँ रशिया और जो ब्रिटिश है उनका वॉर चल रहा था। तो ब्रिटिश को ये फियर था कि मतलब रशिया क्या कर सकता है, इंडिया पे अटैक कर सकता है थ्रू अफ़गानिस्तान और पर्शिया, ठीक है। तो यहाँ इस अटैक को बचाने के लिए उन्हें सिंध वाला जो एरिया है तो उसे कॉन्क्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, 1832 में इन्होंने एक ट्रीटी कर ली कि अब ये सिंध में क्या है फ्रीली जो है ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब 1839 में जो आमिर्स है, उस टाइम पे चीफ ऑफ सिंध को आमिर्स कहते थे, तो उन्होंने क्या है ये सब्सिडरी ट्रीटी है वो साइन कर ली। तो बिना कुछ रुकावट के इन्होंने इसीलिए यहाँ पे सिंध पे कंट्रोल किया, और सिंध को लगभग 1843 में पूरा जो है एनेक्स इन्होंने कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब इन्होंने पंजाब में कैसे कॉन्क्वेस्ट करा, देखो जून 1839 के बाद जैसे रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है पंजाब में भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और 1845 में जो ब्रिटिश है वो पंजाब में चली जाती है वॉर करने। यहाँ पे पंजाब आर्मी को पता चल जाता है, तो इसलिए 13 दिसंबर 1845 में यहाँ पे पंजाब और ब्रिटिश की जो है आर्मी की वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या है कि पंजाब आर्मी हार जाती है, और जिस वजह से ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है साइन करनी पड़ती है, जो 8 मार्च 1846 में साइन हुई। इसमें क्या है, जो जुलंधर दाऊब है वो पूरा ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था, और जो जम्मू कश्मीर है वो राजा गुलाब सिंह डोगरा को हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश को 5 मिलियन रुपीस जो है दिए थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, जो पंजाब की आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी थी। ओनली 20,000 यहाँ पे पैदल सेना और 12,000 यहाँ पे घुड़ सेना जो है बची हुई थी। इसी वजह से पंजाब यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, और 16 दिसंबर 1846 में यहाँ पे दूसरी ट्रीटी जो है साइन हुई। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश रेजिडेंसी जो है उन्हें मिल चुकी थी लाहौर में। अब वो यहाँ पे उन्होंने फुल जो अथॉरिटी है पंजाब की वो संभालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे पंजाब जो है वीक इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे वो इतना पावरफुल नहीं था, और ब्रिटिश आर्मी वहीं पे काफ़ी वास्ट थी, उनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे 1849 में काफ़ी ज़्यादा लोकल रिवॉल्ट्स हुए थे, छोटे मोटे रिवॉल्ट हुए, जैसे मूलराज उस टाइम मुल्तान में रिवॉल्ट कर रहे थे, और छत्तर सिंह अतारी वाले वहाँ नियर लाहौर के वहाँ पे जो है रिवोल्ट कर रहे थे और उसे लेड कर रहे थे रिवोल्ट को, पर ये हार जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश आर्मी काफ़ी वास्ट होती है। अब यहाँ पे डलहौजी उस टाइम पे आ चुके थे, ठीक है। डलहौजी वहाँ पे गवर्नरशिप उस टाइम पे संभाल रहे थे, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पूरे पंजाब को एनेक्स करने की। और यहाँ पे जो पूरा जो इंडियन स्टेट्स है
वो पूरा अब ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में आ चुका था। अब हम देखेंगे कि डलहौजी जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल बन चुके थे 1848 में, इनके टाइम पीरियड में इन्होंने क्या क्या किया। अब इन्होंने सबसे पहले तो एक ये पॉलिसी लेके आए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें क्या था, अगर किसी रूलर की कोई भी जो है संतान नहीं है, कोई भी अपनी संतान नहीं है, तो उस रूलर को जो है फर्दर आगे जो है रूल करने का हक नहीं है, और उसका जो स्टेट है वो किसके अंडर में आ जाएगा, वो ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा। और अगर उसकी कोई मतलब एडॉप्टेड सन है, वो मतलब रूलर नहीं बन सकते। ये सारा जो उसका जो एरिया है, स्टेट है, वो सारा ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर में आ जाएगा। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, ठीक है। और इन्होंने और क्या किया, जो टाइटल्स दिए जाते थे एक्स रूलर्स को, जैसे राजा का हो गया, नवाब का हो गया, ये भी एबोलिश कर दी कि ये भी नहीं दिया जाएगा। और उनकी जो पेंशन मिलती थी वो भी उन्होंने एबोलिश कर दी। और यहाँ तक कि जैसे जिनकी एडॉप्टेड संतान थी, उन्हें भी कोई पेंशन प्रोवाइड नहीं होगी, ना वो रूलर कहलाए जाएंगे, ना उन्हें पेंशन कोई भी प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पे इन्होंने एक और अवध जो है उस टाइम पे, ये उनके अंडर में तो था, पर फिर भी ये पूरा जो कंट्रोल है उसके ऊपर वो ये करना चाहते थे। पर अवध में ये जितने भी नवाब रहे, उनकी जो संतानें थी, तो ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो जब यहाँ पे नवाब वाजिद अली जो है किंग बने, रूलर बने, नवाब बने मतलब, तो ये काफ़ी वीक थे। तो इसी का फ़ायदा यहाँ पे ब्रिटिश ने उठाया, कहा कि तुम यहाँ पे मिसगवर्न कर रहे हो इस स्टेट को, और इन्हें ओवरथ्रो कर दिया। और यहाँ पे ब्रिटिश जो अथॉरिटी है, उन्होंने अवध को भी यहाँ पे जो है पूरा एनेक्स कर लिया 1856 में। और डलहौजी ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिनसे उन्हें प्रॉफिट हो सकता था। तो एक प्रोविंस था बैरर का, तो उन्होंने निज़ाम से वो छीन लिया। और 1853 में, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉटन जो है प्रोड्यूस होता था, और कॉटन टेक्सटाइल जो है फेमस थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ये भी जो है एनेक्स कर लिया। तो यहीं पे जो हमारा जो 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आगे 4th चैप्टर की मैं वीडियो भी लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपको फर्दर और वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।